क्या घूर क्यों रही है? नजरें नीचे नहीं कर सकती क्या? हाँ, स्वतंत्रता दिवस समारोह के बीच में यह कठोर झिड़की गूंज उठी। लेकिन उस महिला की प्रतिक्रिया जिसने ये शब्द सुने पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। माफ कीजिए, क्या आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक बर्फीली ठंडक थी। आप यह कहानी कहां सुन रहे हैं? घर पर आराम करते हुए या लोकल ट्रेन में दफ्तर जाते हुए? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब से एक रोमांचक कहानी शुरू होने वाली है। अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। यह 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में एक स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुई एक असाधारण कहानी है। उस दिन वहां मौजूद लोग कहते हैं कि वे उस दृश्य को आज भी नहीं भूल सकते। मुख्य पात्र थीं अंजलि सिंह चौहान, एक 42 वर्षीय महिला। दिखने में वह एक आम महिला लगती थीं। उनकी लंबाई लगभग 5 फुट 7 इंच थी। करीने से कटे हुए कंधे तक के बाल। उन्होंने एक साधारण काली कुर्ती और क्रीम रंग की पैंट पहनी हुई थी। एक अधेड़ उम्र की महिला का सामान्य व्यक्तित्व, कुछ भी खास नहीं। लेकिन अंजलि सिंह का एक असाधारण अतीत था जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं था। वह भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक सेवानिवृत्त मध्य रैंक की अधिकारी थीं। एक महिला के लिए यह एक बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि थी। जल्दी सेवानिवृत्ति के बाद वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक अधिकारी के रूप में काम कर रही थीं। लेकिन उस दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए थे। वे नेहरू प्लेस के आसपास सक्रिय रहने वाले छोटे मोटे गुंडों का एक समूह थे। वे हंगामा करने और सड़कों पर जबरन वसूली के लिए कुख्यात थे। 4 लोग थे। उनकी उम्र 20 के दशक के। वे हे कोटा आसपास सक्रिय नजर आ रहे हैं। अंत से 30 की शुरुआत तक लग रही थी। वे नशे में थे और स्वतंत्रता दिवस समारोह के पवित्र माहौल की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। आज तो आजादी का दिन है, हमें भी मजा करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। वे चिल्लाकर हंगामा कर रहे थे। उन्हें अपने आसपास के लोगों की असहज नजरों की कोई परवाह नहीं थी। शुरुआत में अंजलि सिंह ने उन्हें नजरअंदाजत करने की कोशिश की। एक जेल अधिकारी के रूप में वह ऐसे लोगों से निपटने की आदी थीं। वह कोई पूल नहीं चाहती थीं, लेकिन उनका व्यवहार हदें पार करने लगा। उन्होंने समारोह में मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐ बुढ़ों, देश तो आजाद हो गया, तुम्हारे चेहरे इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? थोड़ा जोश दिखाओ। वे उन बुजुर्गों का मजाक उड़ाने और उन्हें परेशान करने लगे। यह देखकर अंजलि सिंह और बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन्हें रोकने के लिए उनके पास गईं। ठीक उसी समय गुंडों के उस झुंड में से एक ने अंजलि सिंह को देखा और वही अपमानजनक शब्द कहे, क्या घूर रही है? नजरें नीचे नहीं कर सकती क्या? हाँ, उस पल से स्थिति पूरी तरह बदल गई। अंजलि सिंह के चेहरे पर भाव जम गए। स्पेशल फोर्सेस में बिताए दिनों की यादें वापस आने लगी। यदि आप ऐसी स्थिति देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? शायद आप नाराज महसूस करेंगे, लेकिन दूसरी ओर चिंतित भी होंगे। लेकिन अंजलि सिंह की प्रतिक्रिया वास्तव में अप्रत्याशित थी। वह और भी शांत हो गईं। ऐसी स्थिति में भावनाओं को नियंत्रित करना, यही एक पूर्व विशेष बल के सैनिक की पहचान है। मैं आपको और विस्तार से बताऊंगी कि अंजलि सिंह कौन थीं, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें कि आगे क्या होने वाला है। अंजलि सिंह का जन्म 1981 में हुआ था और वे जयपुर में पली बड़ी थीं। बचपन से ही उन्हें खेल, खासकर मार्शल आर्ट कलरिपियट्टू का शौक था। हाई स्कूल में वह एक एथलीट भी बन गई थीं। अंजलि में बचपन से ही न्याय की बहुत प्रबल भावना थी। वह अपने कमजोर दोस्तों को सताए जाते हुए नहीं देख सकती थी, उनके हाई स्कूल के क्लास टीचर ने कहा था। वास्तव में अपने स्कूल के दिनों में वह अक्सर क्लास मॉनिटर या डिप्टी मॉनिटर बनती थीं और व्यवस्था बनाए रखने में भूमिका निभाती थीं। उन्होंने स्पोर्ट्स साइंस में कॉलेज की पढ़ाई की। शुरुआत में वह एक स्पोर्ट्स टीचर बनने की ख्वाहिश रखती थीं, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उन्होंने अपने कॉलेज के 3रे साल में भारतीय सेना के अधिकारी भर्ती सेमिनार में भाग लिया। महिलाएं भी सेना में अपनी क्षमता दिखा सकती हैं, खासकर पैरा एसएफ जैसी विशेष इकाइयों में। कई महिला अधिकारी हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये शब्द सुनकर अंजलि सिंह ने अपना मन बना लिया। उन्होंने एक सैन्य अधिकारी बनने का रास्ता चुना।
उनके माता पिता ने शुरू में विरोध किया। एक लड़की को सेना में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, उन्होंने कहा। लेकिन अंजलि का संकल्प दृढ़ था। 2004 में भारतीय सैन्य अकादमी से एक अधिकारी के रूप में स्नातक होने के बाद अंजलि सिंह को शुरू में एक सामान्य लॉजिस्टिक्स इकाई में तैनात किया गया था, लेकिन उनका लक्ष्य पैरा एसएफ था। पैरा एसएफ भारतीय सेना में एक विशिष्ट बल इकाई है। इसकी चयन प्रक्रिया सामान्य इकाइयों की तुलना में बहुत अधिक कठोर होती है और इसका प्रशिक्षण बहुत क्रूर होता है। बहुत कम महिलाएं पैरा एसएफ के लिए आवेदन करती हैं। अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में अंजलि ने आवेदन किया। उनके आसपास के कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मुश्किल क्यों मोल ले रही हो, तुम यहां ठीक तो हो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह पैरा एसएफ चयन पास करने में सफल रहीं और थकाऊ प्रशिक्षण से गुजरीं। एक महिला के रूप में यह एक असाधारण उपलब्धि थी। पैरा एसएफ में 15 साल ने अंजलि सिंह को बहुत कुछ सिखाया। चरम स्थितियों में शांत कैसे रहें, संकट में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण असाधारण मानसिक शक्ति। पैरा एसएफ में प्रशिक्षण वास्तव में बहुत कठिन था, लेकिन उस प्रक्रिया के माध्यम से मुझे पता चला कि मैं वास्तव में कितनी मजबूत हूं, अंजलि ने अपने सहयोगियों को बताया। उन्हें वास्तव में कई बार पुरस्कार मिले और वह अपने बैच में सबसे तेजी से पदोन्नत होने वालों में से एक थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचना एक महिला के लिए बहुत दुर्लभ बात थी। उस समय पैरा एसएफ में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर केवल 3 महिला अधिकारी थीं, जिनमें अंजलि सिंह भी शामिल थीं। लेकिन 2019 में अंजलि ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया, भले ही उनके पास कर्नल के पद पर पदोन्नत होने का अवसर अभी भी था। क्यों छोड़ रही हो, आप अभी भी कर्नल बन सकती हैं, उनके सहयोगियों ने उन्हें मनाया। लेकिन अंजलि का दिल पक्का था। वह एक नई चुनौती चाहती थीं। सेवानिवृत्ति के बाद अंजलि सिंह द्वारा चुना गया रास्ता एक जेल अधिकारी बनना था। वह समाज के लिए अपने सैन्य अनुभव का उपयोग करना चाहती थीं, खासकर पुनर्वास और मार्गदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की मदद करना। तिहाड़ जेल में 4 साल काम करने के दौरान अंजलि सिंह को उनके सहयोगियों द्वारा लोहे की दीवार मैडम का उपनाम दिया गया था, क्योंकि किसी भी स्थिति में उनका रवैया कभी नहीं डगमगाता था। अंजलि सिंह के उस स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित होने का कारण सरल था। उनके पिता भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक अनुभवी सैनिक थे। हर 15 अगस्त को वह अपने पिता को याद करने के लिए हमेशा स्मरणोत्सव समारोह में शामिल होती थीं। और उस दिन जो शांतिपूर्ण होना चाहिए था, यह घटना घट गई। गुंडों ने दिग्गजों को परेशान किया और यहां तक कि उन पर अपमानजनक शब्द भी कहे। अंजलि सिंह का धैर्य, जो लंबे समय से दबा हुआ था, आखिरकार अपनी सीमा पर पहुंच गया। माफ कीजिए, क्या आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? अंजलि का शांत सवाल गुंडों के झुंड को और भी नाराज कर गया। उन्होंने सोचा कि अंजलि उन्हें कम आंक रही है। क्या यह औरत हमें कम आंकने की हिम्मत कर रही है? तू रहती कहां है? जो आदमी उनका नेता लग रहा था, वह अंजलि के सामने आया। उसकी लंबाई लगभग 6 फीट थी। उसका शरीर हट्टा कट्टा था और गर्दन और बाहों पर टैटू थे। उसका नाम ब्रिजेश बिल्ला था, 32 साल का, नेहरू प्लेस इलाके के गुंडों के समूह का एक सदस्य। ब्रिजेश सड़कों पर जबरन वसूली और झगड़ा करने का आदी था। उसकी विशेषज्ञता अकेले चलने वाली महिलाओं को डराना, धमकाना था। आंटी, जानती हो हम कौन हैं? दक्षिण दिल्ली में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा नाम न जानता हो, ब्रिजेश ने अंजलि को धमकी देते हुए कहा। आसपास के लोगों से चिंता की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। बेचारी महिला, क्या वह ठीक रहेगी? कोई पुलिस को बुलाओ यार, डरावना है। मैं देखने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन अंजलि सिंह बिल्कुल भी नहीं डगमगाईं। उन्होंने ब्रिजेश को शांति से देखा और कहा, आपने कहा कि आप दक्षिण दिल्ली में प्रसिद्ध हैं। क्या मैं आपका विशिष्ट पेशा जान सकती हूं? इस सवाल ने ब्रिजेश को भ्रमित कर दिया। आमतौर पर लोग डर जाते या बचते, लेकिन यह महिला वापस सवाल पूछ रही थी। यह औरत क्या बला है? मरना चाहती है क्या? हाँ, ब्रिजेश ने अपनी मुट्ठी भींच ली, धमकी देते हुए। उसके दूसरे साथी अंजलि को घेरने लगे। ठीक उसी समय अंजलि सिंह पहली बार मुस्कुराईं। लेकिन यह एक गर्मजोशी भरी मुस्कान नहीं थी। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो ठंडक बिखेर रही थी। आप पूछ रहे हैं, क्या मैं मरना चाहती हूं? ऐसा लगता है कि यह सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं।
अंजलि की आवाज एक सुर नीचे हो गई। उसके आसपास का माहौल अचानक तूफान से पहले की शांति की तरह शांत हो गया। ब्रिजेश को कुछ अजीब लगा। इस महिला की आभा सामान्य नहीं थी, लेकिन चूंकि बात आगे बढ़ चुकी थी और बहुत से लोग देख रहे थे, वह पीछे नहीं हट सकता था। तू हमें धमका रही है? हाँ, मैं तुझे मार डालूंगा, ब्रिजेश ने अंजलि का कंधा पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए चिल्लाया। लेकिन उस पल एक बिजली की तेजी से हरकत हुई। अंजलि ने ब्रिजेश की कलाई पकड़ी और एक पल में उसकी बांह मरोड़ दी। एक उत्तम जॉइंट लॉक तकनीक। आह! ब्रिजेश की चीख पूरे समारोह क्षेत्र में गूंज गई। वह अंजलि की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाया, लेकिन बिल्कुल भी हिल नहीं सका। एक मिनट रुको, हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है ना? अंजलि ने अभी भी शांत आवाज में कहा, लेकिन ब्रिजेश की बांह पर उसकी पकड़ में असाधारण ताकत थी। दूसरे गुंडे हैरान रह गए। उनका नेता एक महिला द्वारा वश में कर लिया गया था। छोड़ो, हमारे बॉस को छोड़ो, उनमें से एक आगे बढ़ने वाला था। लेकिन अंजलि ने ठंडक से कहा, एक एक करके कृपया लाइन में लगें। उन शब्दों के साथ अंजलि ने ब्रिजेश की बांह को और जोर से मरोड़ा। ब्रिजेश दर्द से घुटनों के बल बैठ गया। आसपास के लोग बस उस दृश्य को देखते रह गए। एक सामान्य दिखने वाली अधेड़ महिला ने एक हट्टे कट्टे आदमी को एक पल में वश में कर लिया था। देवियों और सज्जनों, जो आप इस समय देख रहे हैं, वह वैध आत्मरक्षा है, अंजलि ने अपने आसपास के लोगों से कहा। उसकी आवाज शांत रही, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इन लोगों ने पहले मौखिक हिंसा और धमकी दी और मुझ पर शारीरिक हिंसा करने की कोशिश की। मैं केवल अपनी रक्षा कर रही हूं। ब्रिजेश अभी भी छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैरा एसएफ में सीखी गई लॉकिंग तकनीक को छोड़ना आसान नहीं था। दर्द हो रहा है, छोड़ो। बेशक दर्द हो रहा है। आपका जोड़ अपनी सामान्य सीमा से बाहर है। यदि आप और अधिक हिलेंगे तो आपको गंभीर चोट लग सकती है। अंजलि का स्पष्टीकरण एक शरीर रचना विज्ञान व्याख्यान जैसा लग रहा था, बहुत शांत और सटीक। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। ब्रिजेश के एक साथी ने अचानक अपनी कमर से कुछ निकाला, लगभग 8 इंच लंबा एक फोल्डिंग चाकू। छोड़ो बॉस को, नहीं तो मैं तुझे छुरा घोंप दूंगा। चाकू पकड़े हुए आदमी का नाम अजय था, 28 साल का। वह ब्रिजेश का अधीनस्थ था, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था। नशे की हालत में और अब चाकू पकड़े हुए स्थिति बहुत खतरनाक हो गई। आसपास के लोग चिल्लाए और पीछे हट गए। चाकू, कोई पुलिस को बुलाओ, खतरा। लेकिन अंजलि सिंह के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने एक सांस ली और कहा, बहुत ही मूर्खतापूर्ण विकल्प। अंजलि ने ब्रिजेश की बांह को और भी जोर से मरोड़ा। ब्रिजेश और जोर से चिल्लाया, जिससे अजय और भी घबरा गया और चिल्लाया, मैं सच में छुरा घोंप दूंगा, उसे छोड़ दे। जब से आपने वह चाकू निकाला है, यह अब एक सामान्य लड़ाई नहीं है, बल्कि एक धारदार हथियार से धमकी देने का आपराधिक कृत्य बन गया है। अंजलि ने अजय को देखते हुए शांति से समझाया, आईपीसी की धारा 506 धमकी के बारे में। चूंकि आप एक हथियार का उपयोग कर रहे हैं, यह गंभीर धमकी की श्रेणी में आता है। सजा 7 साल तक की जेल हो सकती है। अजय चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि यह महिला कानून की धाराएं कैसे याद रख सकती है। तू है क्या चीज? वकील है क्या? मैं एक जेल अधिकारी हूं। अंजलि के एक वाक्य ने पूरे माहौल को बदल दिया। जैसे ही उन्होंने जेल अधिकारी सुना, गुंडों के चेहरे के भाव तुरंत कठोर हो गए। जेल अधिकारी का उनके लिए एक विशेष अर्थ था। वे डरावने लोग थे जिनसे वे जेल में मिलते थे, खासकर महिला अधिकारी, जो पुरुष अधिकारियों की तुलना में अधिक सख्त मानी जाती थीं। जेल अधिकारी, ब्रिजेश ने अंजलि को घूरते हुए बुदबुदाया। अचानक उसके दिमाग में एक याद कौंधी, कहीं तिहाड़ जेल? हाँ, मैं वहां 4 साल से तैनात हूं। अंजलि के जवाब ने ब्रिजेश का चेहरा पीला कर दिया। 5 साल पहले की यादें अचानक वापस आ गईं। ब्रिजेश 2018 में मारपीट के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। उस समय हास का साल बात करेंगे, लेकिन उनकी बात करते हुए एक महिला अधिकारी थी जिससे बहुत डर लगता था। कैदी उसे लोहे की दीवार मैडम कहते थे। लगभग 5 फुट 7 इंच लंबी, कंधे तक बाल, हमेशा शांत भाव के साथ, ठीक उसी महिला की तरह जो अभी उसकी बांह पकड़े हुए थी। कहीं आप अंजलि मैडम तो नहीं? ब्रिजेश ने कांपती आवाज में पूछा। अंजलि सिंह ने सिर हिलाया। तुम्हें अभी भी याद है? उसी पल ब्रिजेश की हिम्मत जवाब दी गई। उसने तिहाड़ में खुद महसूस किया था कि अंजलि सिंह कितनी डरावनी थी। ब्रिजेश अक्सर दूसरे अधिकारियों से लड़ता था, लेकिन अंजलि के सामने वह हिलता तक नहीं था।
उसकी एक ठंडी नजर ही सभी कैदियों को चुप कराने के लिए काफी थी। बॉस, आप इन्हें जानते हैं? कौन है अंजलि मैडम? अजय ने पूछा, जो अभी भी स्थिति को नहीं समझ पाया था। लेकिन ब्रजेश जवाब नहीं दे सका। अंजलि के दबाव से उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। वह चाकू नीचे रखो, अंजलि ने अजय को आदेश दिया। उसकी आवाज में एक अधिकार था जिसे टाला नहीं जा सकता था। नहीं, पहले मेरे बॉस को छोड़ो, फिर मैं इसे नीचे रखूंगा। अजय अभी भी अनजान था, लेकिन ब्रजेश ने आखिरकार अपना मुंह खोलने में कामयाबी हासिल की। अजय, चाकू नीचे रख दे। हाँ, क्यों बॉस? मैंने कहा रख दे। ब्रजेश की लगभग हताश चीख ने अजय को भ्रमित कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि उसका बॉस, जो आमतौर पर सबसे क्रूर होता है, इतना डरा हुआ कैसे हो सकता है। तभी अंजलि सिंह ने बोलना शुरू किया, अजय कुमार, है ना? अंजलि ने अजय का पूरा नाम लिया, जिससे वह चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम 2021 में चोरी के एक मामले में 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल में थे, है ना? उस समय मैं तुम्हारे ब्लॉक में सुरक्षा टीम की प्रमुख थी। यह सुनकर अजय का चेहरा भी पीला पड़ गया। 2 साल पहले की यादें वापस आ गईं। तिहाड़ जेल की सबसे डरावनी महिला अधिकारी, जिसे कैदियों द्वारा लोहे की दीवार मैडम का उपनाम दिया गया था, जो कभी मुस्कुराती नहीं थी और नियमों के उल्लंघन के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती थी, तो वह मैडम। अजय के हाथ से चाकू अनजाने में जमीन पर गिर गया। अंजलि सिंह को देखकर जेल में उसका डर फिर से जाग गया। 2 अन्य गुंडे स्थिति को समझने लगे। उनके वरिष्ठ डर से कांप रहे थे। क्या बात है भाई, सिर्फ एक औरत है, सबसे छोटे, सोनू ने कहा। लेकिन ब्रजेश ने उसे डांटा, चुप रह तू, तुझे कुछ नहीं पता। सोनू सिर्फ 25 साल का था, कुछ महीने पहले ही समूह में शामिल हुआ था। वह कभी जेल नहीं गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि अंजलि सिंह कौन थीं। भाई, हम ऐसे क्यों हो गए? हम 4 हैं, सोनू ने विरोध किया। इस बार अजय ने उसे डांटा, सोनू अभी चुप रह। क्यों यार? मुझे समझ नहीं आ रहा, सोनू बड़बड़ाता रहा। फिर अंजलि सिंह ने उसे देखा और कहा, सोनू तुम अभी बहुत छोटे हो। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक नहीं समझे कि यह दुनिया कैसे काम करती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे छोटा कह रही हो? सोनू नाराज होने वाला था। तभी अंजलि ने ब्रजेश की बांह छोड़ दी और धीरे धीरे खड़ी हो गई। जैसे ही वह आजाद हुआ, ब्रजेश तुरंत अंजलि से दूर हो गया, अपनी बांह पकड़े हुए और ठंडे पसीने में। तुम सबने मुझे धमकी दी है और मौखिक हिंसा की है, अंजलि ने चारों को बारी बारी से देखते हुए कहा। खासकर अजय कुमार, जिसने एक धारदार हथियार से धमकी दी, वह गंभीर धमकी की श्रेणी में आता है। सच कहूं तो मैं अभी 112 पर फोन कर सकती हूं। यह सुनकर गुंडे घबरा गए। वे अपराधी थे, लेकिन किसी तरह अब वे खुद को पीड़ित महसूस कर रहे थे। लेकिन क्या तुम जानते हो आज कौन सा दिन है? अंजलि ने पूछा। वे जवाब नहीं दे सके। स्वतंत्रता दिवस, वह दिन जब हमारा देश उपनिवेशवाद से आजाद हुआ था, और उस अर्थ को याद करने के लिए एक समारोह में तुम हमारे नायकों, हमारे बड़ों को परेशान कर रहे हो। अंजलि की आवाज और भारी हो गई। मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी और उनके जैसे लोगों का सम्मान करने के लिए एक जगह पर ऐसा होता है। आसपास के लोग सहमत होकर सिर हिला रहे थे। वे अंजलि के शब्दों से सहानुभूति रखते थे। माफ कर दीजिए, हम सच में माफी मांगते हैं। अचानक ब्रजेश ने गहरा झुककर माफी मांगी। वह जानता था कि अंजलि कितनी डरावनी है। ब्रजेश को देखकर हैरान अजय भी झुक गया। हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। लेकिन सोनू अभी भी इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। भाई, यह सब क्या हो रहा है? हमने ऐसा क्या गलत किया है? उस समय अंजलि सिंह सोनू के पास चलीं, धीरे धीरे, कदम दर कदम। सोनू, क्या तुम सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूं? अंजलि की आंखें तेज हो गईं। पैरा एसएफ में उसके दिनों की ठंडी आभा झलक रही थी। सोनू अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसने खतरे की आहट महसूस की। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, तो फिर मैं अब अपना परिचय दूंगी, अंजलि ने शांति से कहा। अंजलि सिंह चौहान, 42 साल, पैरा एसएफ से सेवानिवृत्त, अंतिम पद लेफ्टिनेंट कर्नल। वर्तमान में तिहाड़ जेल में 4 साल से एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं। यह परिचय सुनकर सोनू का चेहरा धीरे धीरे तन गया। तुम पैरा एसएफ के बारे में जानते हो, है ना? सेना की विशेष बल इकाई जो घुसपैठ, आतंकवाद रोधी और अन्य विशेष अभियानों के लिए जिम्मेदार है। सोनू ने थूक निगला।
सिर्फ पैरा एसएफ का नाम सुनकर ही वह डर गया था। और तुम जेल अधिकारी के पेशे को भी जानते हो, है ना? हमारा काम तुम जैसे लोगों का प्रबंधन करना है। अंजलि का स्पष्टीकरण जारी रहा। पिछले 4 सालों में मैंने जिन कैदियों को संभाला है उनकी संख्या 847 है। उस संख्या में से एक ने भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं की। इन शब्दों ने गुंडों को और भी तनाव में डाल दिया। वे अंजलि से प्रभुत्व की आभा महसूस कर सकते थे। लगभग क्यों किसी ने लड़ने की हिम्मत नहीं की? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसका कारण दिखाऊं, सोनू? यह सुनकर सोनू सहज रूप से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे, हिल नहीं सकते थे। नहीं नहीं मैडम, इसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सोनू ने जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए कहा। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यह स्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन ठीक उसी समय एक और अप्रत्याशित बात हुई। दर्शकों की भीड़ में से एक व्यक्ति अंजलि के पास आया। माफ कीजिए, क्या आप लेफ्टिनेंट कर्नल अंजलि सिंह हैं? वह आदमी 60 के दशक की शुरुआत में था। एक करीने से सजे सूट पहने हुए था, जिसमें उसके सीने पर ESM इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का बैज लगा था। अंजलि ने उसकी ओर मुड़कर देखा और चौंक गई। जनरल साहब, हाँ, मैं बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन तुम मुझे अभी भी जनरल साहब कहती हो। वह आदमी ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त विक्रम सिंह राठौर थे। वह अंजलि के कमांडिंग ऑफिसर थे जब वह पैरा एसएफ में थीं। जनरल साहब, आप यहाँ कैसे? मैं भी इस स्मरणोत्सव समारोह में शामिल हो रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि कुछ हंगामा हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा, अंजलि। जनरल राठौर की उपस्थिति ने माहौल को एक बार फिर बदल दिया। गुंडे और भी सिकुड़ गए। यह क्या है अंजलि? कुछ नहीं जनरल साहब, बस एक छोटी सी गलतफहमी है, अंजलि ने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन जनरल राठौर अपनी पैनी नजरों से स्थिति को समझ सकते थे। इन लड़कों ने तुम्हारे साथ पाचा किया है ना? सच में कुछ नहीं जनरल साहब। अंजलि ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जनरल राठौर ने उन गुंडों को देखा और कहा, मैं अपना परिचय दे दूं? विक्रम सिंह राठौर, भारतीय सेना से ब्रिगेडियर का पद सुनकर गुंडे और भी डर गए। ब्रिजेश ने कांपती आवाज में कहा, माफ कर दीजिए जनरल साहब, हम गलत थे। गलत? क्या गलत था? जनरल राठौर ने शांति से पूछा। उनसे सैन्य का करिश्मा झलक रहा था। हाँ, हमने मैडम अधिकारी के साथ असभ्य व्यवहार किया। मैडम अधिकारी, क्या तुम सच में जानते हो कि यह कौन है? जनरल राठौर के सवाल ने ब्रिजेश को चुप करा दिया। यह वह कैडेट है जिसे मैंने पैरा एसएफ में सीधे प्रशिक्षित किया था। एक दुर्लभ और असाधारण महिला सैनिक जो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचने में सफल रही। जनरल राठौर ने गर्व से अंजलि का परिचय देते हुए कहा, पैरा एसएफ में 15 साल की सेवा के दौरान उसने कभी एक भी समस्या खड़ी नहीं की। हमेशा एक आदर्श रही। वह विशेष बलों में महिला अधिकारियों के लिए एक आदर्श हैं। गुंडे और भी छोटा महसूस करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक असाधारण व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ तुम असभ्य व्यवहार करने की हिम्मत करते हो? जनरल राठौर की आवाज ठंडी हो गई। जनरल साहब, सच में कोई बात नहीं, उन्होंने माफी मांग ली है। अंजलि ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जनरल राठौर ने जारी रखा, अंजलि, तुम बहुत दयालु हो। इस तरह की चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। फिर जनरल राठौर ने गुंडों से कहा, तुम जानते हो आज कौन सा दिन है? जी, स्वतंत्रता दिवस जनरल साहब, ब्रिजेश ने धीमी आवाज में जवाब दिया। सही है, स्वतंत्रता दिवस, हमारे नायकों के संघर्ष को याद करने का दिन, जिन्होंने इस देश को वापस पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जनरल राठौर की आवाज भावुक लग रही थी। और इस तरह के दिन तुम लोग क्या कर रहे हो? एक शांतिपूर्ण स्मरणोत्सव समारोह में हंगामा कर रहे हो, दिग्गजों को परेशान कर रहे हो, और यहां तक कि एक लोक सेवक से अभद्र भाषा में बात कर रहे हो। गुंडों ने सिर झुका लिया। उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें माफी कर दीजिए, हम सच में माफी मांगते हैं। इस बार चारों ने एक साथ माफी मांगी, लेकिन तभी एक और अप्रत्याशित बात हुई। समारोह क्षेत्र के प्रवेश द्वार से कुछ पुलिसकर्मी प्रकट हुए। जाहिर है किसी ने रिपोर्ट कर दी थी। हमें एक रिपोर्ट मिली है, यहाँ क्या हो रहा है? 2 पुलिसकर्मी पास आए। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। पुलिस आ गई। अब क्या होगा? क्या वे गुंडे गिरफ्तार हो जाएंगे? अंजलि सिंह और जनरल राठौर ने एक दूसरे को देखा। स्थिति जटिल हो गई थी। एक पुलिसकर्मी अंजलि के पास आया। रिपोर्ट के अनुसार
कुछ लोग एक धारदार हथियार लेकर एक महिला को धमकी दे रहे थे। क्या आप पीड़िता हैं? अंजलि ने एक पल के लिए सोचा। कानूनी तौर पर वह पीड़िता थी, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में थी। ऑफिसर साहब, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूं? अंजलि ने पुलिसकर्मी को एक तरफ बुलाया और शांति से स्थिति को समझाना शुरू किया, जिसमें उसकी पहचान भी शामिल थी। इस बीच गुंडे चिंतित महसूस कर रहे थे, खासकर अजय, जो पहले चाकू पकड़े हुए था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भाई, हम जेल तो नहीं जाएंगे, है ना? सोनू ने कांपती आवाज में पूछा। पता नहीं, अब सब कुछ अंजलि मैडम पर निर्भर करता है, ब्रिजेश ने अंजलि को देखते हुए जवाब दिया। उनकी किस्मत अब अंजलि सिंह के हाथों में थी। पुलिस से बात करने के बाद अंजलि वापस आई। गुंडों ने उसे तनाव से देखा। ऑफिसर साहब, मैं इसे संभाल लूंगी, अंजलि ने कहा। पुलिसकर्मी ने सिर हिलाया। ठीक है मैडम, आप एक जेल अधिकारी हैं, आप इस तरह की स्थिति को बेहतर समझती होंगी। अगर कोई समस्या हो तो कृपया हमें किसी भी समय फोन करें। पुलिस के जाने के बाद अंजलि उन गुंडों के सामने खड़ी हो गई। उनकी किस्मत का फैसला करने का समय आ गया था। सुनो, अंजलि ने शुरू किया। गुंडों ने अपनी सांस रोक ली। कानूनी तौर पर तुम सभी को सजा हो सकती है। मौखिक हिंसा, धमकी, गंभीर धमकी, कई धाराएं हैं। यह सुनकर उनके चेहरे और भी तनावग्रस्त हो गए। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस है, अंजलि ने जारी रखा। वह दिन जब हमारे पूर्वजों ने क्षमा और सुलह के साथ एक नई शुरुआत की। उस भावना का सम्मान करने के लिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। गुंडों ने अविश्वास से देखा। सजा नहीं, बल्कि एक मौका, लेकिन एक शर्त है। अंजलि की आवाज फिर से गंभीर हो गई। पहला, यहां मौजूद सभी दिग्गजों और बुजुर्गों से ईमानदारी से माफी मांगो। ब्रिजेश ने तुरंत सिर हिलाया। दूसरा, अगले 1 साल तक हर महीने के पहले शनिवार को तुम्हें दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित बुजुर्गों के लिए मुफ्त भोजन वितरण के स्वयंसेवी कार्य में भाग लेना होगा। इस शर्त ने उन्हें हैरान कर दिया। जेल नहीं, बल्कि सामाजिक कार्य। तीसरा, हर महीने अपनी स्वयंसेवी गतिविधियों की रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भेजो, मैं अपना नंबर दूंगी। अंजलि अपनी शर्तें बताती रही। आखिरकार, यदि तुम इस वादे को तोड़ते हो या फिर से ऐसा कुछ करते हो तो उसी क्षण मैं कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करूंगी। गुंडों ने एक दूसरे को देखा। यह एक ऐसा विकास था जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। क्या आप यकीन है? ब्रिजेश ने सावधानी से पूछा। यह यकीन के बारे में नहीं है, बल्कि एक मौका देने के बारे में है। मुझे विश्वास है कि तुम बदल सकते हो। अंजलि के शब्दों ने ब्रिजेश की आंखों में आंसू ला दिए। अब तक किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, काम की आन हो। मैडम, ब्रिजेश ने गहरा झुककर प्रणाम किया। दूसरे गुंडे भी झुक गए। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। 1 मिनट रुको, अचानक सोनू ने बोलना शुरू किया। दूसरे गुंडे उसे हैरानी से देखने लगे। सोनू, तुम क्या करना चाहते हो? ब्रिजेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सोनू ने जारी रखा। मुझे समझ नहीं आता कि हमें स्वयंसेवी कार्य क्यों करना चाहिए। अंजलि सिंह ने सोनू को देखा। यह लड़का अभी तक होश में नहीं आया था। सोनू, तुम अभी भी नहीं समझे? क्या समझूं? हमने ऐसा क्या गलत किया है कि इतना बुरा हो? सोनू के शब्दों ने दूसरे गुंडों को घबरा दिया। उसने उस स्थिति को खराब कर दिया जो अभी अभी बेहतर हुई थी। सोनू, चुप रह, अजय चिल्लाया। लेकिन सोनू रुका नहीं। नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। हमने ऐसा क्या बड़ा अपराध किया है कि हमें एक जेल अधिकारी के सामने झुकना पड़े? अंजलि सिंह ने एक सांस ली। उसे एक युवा को गलत रास्ते पर जाते देखकर दुख हुआ। सोनू, मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हो? हाँ, मैं उस तरह का स्वयंसेवी कार्य नहीं करना चाहता। सोनू के दृढ़ इनकार ने दूसरे गुंडों को निराश कर दिया। जनरल राठौर ने भी मुंह बनाया। मूर्ख लड़का, अंजलि सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर सोनू से मैं अलग से निपटूंगी। अंजलि ने अपना फोन निकाला और फोन करना शुरू कर दिया। नमस्ते, दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम, मैं तिहाड़ जेल से अधिकारी अंजलि सिंह बोल रही हूं। मैं धमकी और मौखिक हिंसा के एक मामले की रिपोर्ट करना चाहती हूं। सोनू का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। रुको रुको, 1 मिनट। सोनू ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, लेकिन अंजलि फोन पर बात करती रही। हाँ, अपराधी का नाम सोनू है, उम्र 25 साल, अभी मौके पर है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। सोनू ने दयनीय चेहरे से विनती की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
हाँ, कृपया तुरंत मौके पर आएं। पता है। अंजलि मैडम, कृपया उसे इस एक बार माफ कर दीजिए। ब्रिजेश ने सोनू की ओर से विनती की। माफ करना, मौका सिर्फ एक बार आता है। अंजलि की आवाज दृढ़ थी। सोनू ने उस मौके को अपने हाथों से ठुकरा दिया है। अब कानून को उसका फैसला करने दो। कुछ मिनट बाद पुलिस की गाड़ी फिर से आई। सोनू को आखिरकार पुलिस ले गई। बाकी 3 गुंडों ने उस दृश्य को गहरे अफसोस के साथ देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी लगभग उसी भाग्य का सामना करने वाले थे। सोनू को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी के जाने के बाद बचे हुए 3 गुंडे पूरी तरह से हताश हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रिजेश ने कांपती आवाज में पूछा। अंजलि ने उन्हें शांति से देखा। जैसा हमने तय किया था वैसा करो। पहला, दिग्गजों से माफी मांगो। ब्रिजेश ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। समारोह में मौजूद दिग्गज और बुजुर्ग उन्हें देख रहे थे। सर, मैडम, हम सच में माफी मांगते हैं। ब्रिजेश ने गहरा झुककर प्रणाम किया। हमने इस पवित्र स्वतंत्रता दिवस समारोह में हंगामा किया है। हम वादा करते हैं कि हम इसे फिर कभी नहीं दोहराएंगे। अजय और एक अन्य व्यक्ति भी झुक गए। कुछ दिग्गजों ने अपना सिर हिलाया। युवाओं, चूंकि तुम ईमानदारी से पछताते दिख रहे हो, इस बार हम तुम्हें माफ करते हैं, एक बुजुर्ग ने कोमल आवाज में कहा। उसके सीने पर ईएसएम का बैज लगा था। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुंडों ने और भी गहरा झुककर प्रणाम किया। तभी उस अनुभवी बुजुर्ग ने अंजलि से कहा, बेटी, तुमने इस समस्या को जिस तरह से संभाला है वह बहुत बढ़िया है। सजा देने से ज्यादा मुश्किल मौका देना होता है। कुछ नहीं सर, मैंने बस वही किया जो किया जाना चाहिए था। अंजलि ने विनम्रता से जवाब दिया। क्या आपने कभी सेना में सेवा की है? आपके बात करने का तरीका और आपका रवैया असामान्य है। उस बुजुर्ग के सवाल पर अंजलि ने जवाब दिया, जी सर, मैंने पैरा एसएफ में 15 साल सेवा की है। पैरा एसएफ? ऐसा है क्या? मैं भी एक सैनिक था। पैरा एसएफ एक महान इकाई है। वह बुजुर्ग प्रभावित लग रहा था। स्वतंत्रता संग्राम के समय हमें भी विशेष बलों से बहुत मदद मिली। वे बहुत योग्य लोग थे। यह बातचीत सुनकर गुंडे और भी झुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जनरल राठौर अंजलि के पास आए। अंजलि, तुम कमाल हो। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। अभी नहीं जनरल साहब, मेरा सफर अभी लंबा है, अंजलि ने विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन जनरल राठौर वास्तव में प्रभावित थे। तुमने इस तरह का समाधान कहां से सीखा? मैंने जेल अधिकारी के रूप में सीखा जनरल साहब कि मार्गदर्शन कभी कभी सजा से अधिक प्रभावी होता है। यह सुनकर जनरल राठौर ने सिर हिलाया। वास्तव में मेरी कैडेट, तुम जानती हो कि शारीरिक शक्ति ही एकमात्र जवाब नहीं है। लेकिन तभी एक और अप्रत्याशित बात हुई। समारोह क्षेत्र के एक कोने से एक अधेड़ उम्र की महिला रोते हुए दौड़ी। सोनू, मेरा सोनू कहाँ है? वह महिला सोनू की मां थी। ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें बताया था कि उनके बेटे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। मेरा बेटा कहाँ है? किसने उसकी रिपोर्ट की? सोनू की मां रोते हुए चिल्लाई। आसपास के लोग भ्रमित हो गए। ब्रिजेश ने अंजलि को एक ऐसे भाव से देखा जैसे उसे नहीं पता कि क्या करना है। अंजलि सिंह सोनू की मां के पास गई। आंटी जी, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? तुमने मेरे बेटे की रिपोर्ट की है? सोनू की मां ने अंजलि को घूरते हुए पूछा। उनका चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। जी आंटी जी, मैंने ही रिपोर्ट की है, अंजलि ने ईमानदारी से जवाब दिया। सोनू की मां का चेहरा और भी तन गया। क्यों? तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? वह अभी छोटा है। आंटी जी, आपके बेटे की उम्र कितनी है? 25 साल। वह अभी भी अस्थिर है। सोनू की मां के जवाब ने अंजलि को एक सांस लेने पर मजबूर कर दिया। 25 साल काफी परिपक्व होता है आंटी जी। एक उम्र जब किसी को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन यह उसकी पहली गलती है। यह बहुत क्रूर है। सोनू की मां ने रोते हुए बहस की। तभी ब्रिजेश ने बोलना शुरू किया। माफ कीजिए आंटी जी, लेकिन यह सोनू के लिए पहली बार नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? जब से वह हमारे साथ जुड़ा है, सोनू ने कई बार इसी तरह की हरकतें की हैं। ब्रिजेश के कबूलनामे ने सोनू की मां को हैरान कर दिया। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? सड़क पर लोगों को परेशान करना, जबरन वसूली करना। सोनू यह सबसे ज्यादा करता था। अजय ने भी इसकी पुष्टि की। वे अब और झूठ नहीं बोल सकते थे। सोनू की मां लगभग बेहोश हो गईं। उनके बेटे का एक और पक्ष जो वह नहीं जानती थी सामने आ गया था। नहीं, यह संभव नहीं है। मेरा सोनू, वह ऐसा नहीं हो सकता।
अंजलि ने अपना हाथ सोनू की मां के कंधे पर रखा। अब भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी अपने बेटे को सही रास्ते पर ला सकती हैं। कैसे? वह पहले से ही पुलिस स्टेशन में है, मैं मदद करूंगी। अंजलि के शब्दों ने सोनू की मां को अपना सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या आप सच में मदद करेंगी? हाँ, लेकिन एक शर्त है, अंजलि ने गंभीरता से कहा। आपके बेटे को ईमानदारी से पछताना होगा और बदलने का वादा करना होगा, और आपको भी प्रयास करना होगा। सोनू की मां ने सिर हिलाया। अपने बेटे के लिए वह कुछ भी करेंगी। अंजलि ने अपना फोन निकाला और फोन किया। नमस्ते, दोपहर। मैं अधिकारी अंजलि सिंह हूं, जिसने अभी रिपोर्ट की थी। क्या शिकायतकर्ता के रूप में पूछताछ से पहले मैं एक अनुरोध कर सकती हूं? 30 मिनट बाद सोनू पुलिस स्टेशन से वापस आया। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। मां। सोनू सीधे अपनी मां की गोद में रो पड़ा। उसकी मां ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। सोनू, क्या यह सच है कि तुमने यह सब किया? माफ कर दो मां, मैं सच में माफी मांगता हूं। सोनू ने ईमानदारी से माफी मांगी। पुलिस स्टेशन में उसने अपनी सभी गलतियों को स्पष्ट रूप से सुना था। अंजलि सोनू के पास गई। सोनू, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। जी मैडम, मैं समझ गया। सोनू अब पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस स्टेशन में कुछ घंटों ने उसे बदल दिया था। शर्तें दूसरों की तरह ही हैं। 1 साल का स्वयंसेवी कार्य, मासिक रिपोर्ट, और इस कृत्य को फिर कभी ना दोहराना। जी मैडम, मैं निश्चित रूप से इसका पालन करूंगा। सोनू ने गहरा झुककर प्रणाम किया। उसकी मां भी अंजलि के चरणों में झुक गई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मेरे बेटे को एक मौका देने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आगे क्या होता है। अंजलि ने सोनू को देखते हुए कहा। क्या तुम्हारा कोई सपना है, कुछ ऐसा जो तुम करना चाहते हो? मुझे खाना बनाना पसंद है, सोनू ने धीमी आवाज में जवाब दिया। खाना बनाना? हाँ, बचपन से ही मुझे अपनी मां की खाना पकाने में मदद करना पसंद था। मैं एक ढाबा खोलना चाहता था। सोनू के शब्द सुनकर अंजलि मुस्कुराई। यह एक अच्छा सपना है। तो फिर स्वयंसेवी कार्य के साथ साथ खाना पकाने के बारे में क्या ख्याल है? सच में क्या यह संभव है? बेशक, नगर निगम के कार्यक्रम में खाना पकाने का प्रशिक्षण भी है। मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। अंजलि के प्रस्ताव ने सोनू की आंखों में चमक ला दी। पहली बार उसे एक उम्मीद मिली थी। ब्रजेश अंजलि के पास आया। अंजलि मैडम, क्या हम भी कुछ सीख सकते हैं? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे नहीं पता, अब तक मैंने सिर्फ इस तरह का काम किया है। ब्रजेश ने ईमानदारी से कबूल किया। कोई बात नहीं, हम इसे धीरे धीरे खोज सकते हैं। पहले स्वयंसेवी कार्य से शुरू करो, अंजलि ने प्रोत्साहित किया। लेकिन मैडम, अगर हम यह काम छोड़ देते हैं तो क्या हमारा संगठन चुप रहेगा? अजय ने चिंता से पूछा। एक गुंडा संगठन छोड़ना आसान नहीं था। उस बारे में मैं मदद करूंगी। इस बार जनरल राठौर ने बोलना शुरू किया। मेरा एक सामाजिक फाउंडेशन में परिचय है। उनके पास तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए एक कार्यक्रम है। सच में जनरल साहब? हाँ, वह जगह उन लोगों के लिए है जो एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। नौकरी प्रशिक्षण और नौकरी खोजने में मदद मिलती है। गुंडों के चेहरे चमक उठे। पहली बार उन्होंने एक नई उम्मीद देखी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चारों ने अंजलि और जनरल राठौर को गहरा झुककर प्रणाम किया। लेकिन तभी समारोह क्षेत्र में एक और घटना हुई। माफ कीजिए, 1 मिनट रुको। एक युवा महिला दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था। क्या किसी ने अभी की घटना को रिकॉर्ड किया है? वह महिला एक स्थानीय ऑनलाइन मीडिया की पत्रकार थी। वह किसी से जानकारी मिलने के बाद आई थी। मैं दिल्ली खबर से प्रिया हूं। मैं अभी की घटना को कवर करना चाहती हूं। एक पत्रकार के आने से लोग फुसफुसाने लगे। गुंडे घबरा गए। पत्रकार, क्या हम खबरों में आएंगे? ब्रजेश ने चिंता से पूछा। अंजलि ने पत्रकार प्रिया से कहा, मैडम, यह एक निजी मामला है। मुझे नहीं लगता कि इसे खबर बनाने की जरूरत है। नहीं मैडम, इस तरह की अच्छी घटनाओं को फैलाया जाना चाहिए, प्रिया ने उत्साह से कहा। एक जेल अधिकारी गुंडों का मार्गदर्शन करती है। इस तरह की गर्मजोशी भरी कहानी अगर समाज को पता चले तो बहुत अच्छी होगी। अंजलि दुविधा में पड़ गई। वह अत्यधिक ध्यान नहीं चाहती थी। मैडम, मैं सच में इसे चुपचाप सुलझाना चाहती हूं, लेकिन इस तरह की चीजें समाज को उम्मीद दे सकती हैं। आजकल बहुत ज्यादा नकारात्मक खबरें हैं। जब पत्रकार जोर देती रही तो ब्रजेश आगे आया। पत्रकार मैडम, हम खबरों में नहीं आना चाहते। क्यों? यह एक अच्छी दिशा में बदलाव है। हमारे परिवार दुखी होंगे अगर उन्हें पता चलेगा, ब्रजेश ने ईमानदारी से कहा।
इन शब्दों ने पत्रकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित व्यक्ति प्रकट हुआ। यह क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? एक कठोर आवाज के साथ एक हट्टा कट्टा अधेड़ आदमी प्रकट हुआ। उसकी गर्दन और बाहों पर टैटू थे और उसने एक महंगा सूट पहना हुआ था। ब्रजेश और अन्य गुंडों के चेहरे पीले पड़ गए। हरमन भाई, वह आदमी उनके संगठन का एक सरगना था। हरमन गोली सिंह, वह ब्रजेश का सीधा बॉस था। ब्रजेश, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? फोन नहीं उठा रहे? हरमन ने गुस्से से पूछा। फिर उसने अंजलि और जनरल राठौर को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये कौन है? माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आसपास के लोग चिंतित होने लगे। अंजलि ने हरमन को शांति से देखा। नमस्ते, मैं तिहाड़ जेल से अधिकारी अंजलि सिंह हूं। जेल अधिकारी? यहां एक जेल अधिकारी क्या कर रही है? हरमन ने सतर्कता से पूछा। इन लोगों के साथ थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब यह सुलझ गई है। अंजलि ने शांति से समझाया। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? हरमन ने ब्रजेश को घूरते हुए पूछा। ब्रजेश कुछ नहीं कह सका। बस एक छोटी सी बात थी, यह सुलझ गई है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हरमन आसानी से हार मानने वाला नहीं था। ब्रजेश, समझा क्या हुआ? हरमन के दबाव के कारण ब्रजेश को अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने एक गलती की भाई, लेकिन अंजलि मैडम ने इसे अच्छी तरह से सुलझा लिया है। गलती? कैसी गलती? हरमन दबाव डालता रहा। तभी जनरल राठौर आगे आए। मैं समझाता हूं। जनरल राठौर के अधिकारपूर्ण रवैये ने हरमन को चौंका दिया। आप कौन हैं? विक्रम सिंह राठौर, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर। हरमन चौंक गया। एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी का सामना करना ही उसे असहज कर देता था। एक जनरल तो और भी बड़ी बात थी। इन लड़कों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हंगामा किया, लेकिन इस मैडम अधिकारी ने इसे एक शिक्षाप्रद तरीके से संभाला है। जनरल राठौर के स्पष्टीकरण ने हरमन को और भी भ्रमित कर दिया। ओह, तो फिर भगवान का शुक्र है। मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं। हरमन अचानक विनम्र हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका सामना किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं है। हमने माफी स्वीकार कर ली है, अंजलि ने कहा। लेकिन एक बात है जो मैं पूछना चाहती हूं। जी मैडम, बोलिए। ये लोग अगले 1 साल तक सामाजिक कार्य करेंगे। मुझे उम्मीद है कि संगठन बाधा नहीं बनेगा। अंजलि के अनुरोध ने हरमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। अपने सदस्यों को सामाजिक कार्य के लिए भेजना एक ऐसी बात थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। सामाजिक कार्य? हाँ, हर शनिवार को बुजुर्गों के लिए मुफ्त भोजन वितरण। क्या यह संभव है? जब हरमन हिचकिचा रहा था तो जनरल राठौर ने कहा, यह एक अच्छा काम है। आपके संगठन की छवि भी बेहतर हो सकती है। छवि? आज के समय में सामाजिक योगदान महत्वपूर्ण है। क्या आपके संगठन को भी बदलने की जरूरत नहीं है? जनरल राठौर के शब्दों ने हरमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी ब्रजेश ने हिम्मत की। भाई, हम सच में यह करना चाहते हैं क्या? इस घटना ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। हम सही इंसान बनना चाहते हैं। ब्रजेश के ईमानदार शब्दों के बाद दूसरों ने भी सिर हिलाया। हम भी। भाई, इस तरह की जिंदगी सही नहीं है। अजय ने भी साथ दिया। हरमन भ्रमित था। उसने पहली बार अपने आदमियों को इस तरह बदलते देखा था। तुम लोग सच में गंभीर हो? जी भाई, हम गंभीर हैं। तुम सच में सामाजिक कार्य में भाग लेना चाहते हो? जी भाई। हरमन ने एक पल के लिए सोचा और फिर जैसे कि उसने फैसला कर लिया हो, कहा, ठीक है, कर लो। सच में भाई? हाँ, लेकिन एक शर्त है। हरमन ने अंजलि को देखा। अगर वे कोई पाथ है करते हैं, हरमन ने कहा है, अगर वे कोई पाथ है करते हैं तो कृपया मुझे भी फोन करें, मैं जिम्मेदारी लूंगा। अंजलि चौंक गई। एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया। आप यकीन है? हाँ, सच कहूं तो हाल ही में मैं भी बहुत सोच रहा हूं, हरमन ने ईमानदारी से कहा। क्या इस तरह लगातार जीना सही है? अगर ये लड़के बदल सकते हैं तो शायद मुझे भी बदलना चाहिए। इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया। एक गुंडों का सरगना ऐसा कह रहा था। तो फिर भाई, आप भी साथ चलेंगे? ब्रजेश ने सावधानी से प्रस्ताव रखा। मैं? हाँ, हम सब एक साथ सामाजिक कार्य में भाग लेंगे, एक नया जीवन शुरू करेंगे। हरमन ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराया। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। हरमन के फैसले ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। यहां तक कि गुंडों का सरगना भी सामाजिक कार्य में भाग ले रहा था, जिससे आसपास के लोग और भी चकित हो गए।
यह सच में अविश्वसनीय है, पत्रकार प्रिया ने प्रशंसा से कहा। इस तरह की कहानी सच में खबर बनने लायक है। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। लेकिन अंजलि अभी भी सतर्क थी। पत्रकार मैडम, हमें उनकी गोपनीयता की भी रक्षा करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि इसे बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया जाएगा। हम छद्म नामों का उपयोग कैसे करें? एक जेल अधिकारी का अनोखा मार्गदर्शन तरीका। उदाहरण के लिए, पत्रकार के सुझाव पर अंजलि ने सोचा, तुम लोगों का क्या ख्याल है? अंजलि ने उनसे पूछा। हम अंजलि मैडम के फैसले का पालन करेंगे, ब्रिजेश ने जवाब दिया। अगर यह खबर छपती है तो क्या यह दूसरों की मदद कर सकती है? सोनू ने पूछा। हाँ, कर सकती है। इसी तरह की स्थिति में लोग उम्मीद पा सकते हैं, जनरल राठौर ने जवाब दिया। तो फिर कृपया लिखिए, हरमन ने फैसला किया। शायद यह दिखाना भी अच्छा है कि हम बदल सकते हैं। अंजलि ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन असली नामों का इस्तेमाल न करें। बेशक, अंजलि नामों का इस्तेमाल न करें, पत्रकार प्रिया ने खुशी से कहा और नोट करना शुरू कर दिया। उसी समय मंच से एक घोषणा सुनाई दी। स्वतंत्रता दिवस समारोह शीघ्र ही शुरू होगा। सभी उपस्थित लोगों से अनुरोध है कि वे अपनी सीटें ग्रहण करें। लोग मंच की ओर बढ़ने लगे। अंजलि भी अपनी जगह पर वापस जाने वाली थी। अंजलि मैडम, ब्रिजेश ने पुकारा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ शुरुआत है, भविष्य में जो है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपने वादे निभाओ। हर शनिवार को स्वयंसेवी कार्य, हर महीने रिपोर्ट, और इस कृत्य को फिर कभी न दोहराना। जी मैडम, हम निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे। पांचों लोगों ने एक साथ सिर हिलाया। अगर कोई कठिनाई हो तो मुझे फोन करना, मैं जितनी हो सके मदद करूंगी। अंजलि ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, सोनू ने रोते हुए कहा। पहली बार किसी ने मुझ पर विश्वास किया है। मुझे विश्वास है कि तुम बेहतर इंसान बन सकते हो। अंजलि के उत्साह ने उन्हें और भी भावुक कर दिया। मंच पर स्मरणोत्सव समारोह शुरू हुआ। तिरंगा हवा में लहराया और जन गण मन गूंज उठा। अंजलि सिंह ने उन पांचों लोगों के साथ राष्ट्रगान गाया। उन्होंने भी इसे पूरी ईमानदारी से गाया। समारोह समाप्त होने के बाद लोग जाने लगे। अंजलि मैडम, क्या मैं आखिरी एक बात पूछ सकता हूं? ब्रिजेश ने सावधानी से पूछा। क्या है? आपने हमारी मदद क्यों की, जबकि आप हमें सजा भी दे सकती थीं? अंजलि ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया। मुझे अपने पिता के शब्द याद आ गए। आपके पिता के शब्द? मेरे पिता ने एक बार कहा था कि युद्ध के दौरान सच्ची जीत दुश्मन को हराना नहीं है, बल्कि दुश्मन को दोस्त बनाना है। वे लोग बहुत भावुक हो गए। मैं तुम्हें अपना दुश्मन बना सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें दोस्त बनाना बेहतर है। दोस्त? हरमन ने बुदबुदाया। हाँ, अब से हम दोस्त हैं जो एक बेहतर समाज बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अंजलि के शब्दों ने सभी को सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। सूरज ढलने लगा था। स्वतंत्रता दिवस जल्द ही समाप्त होने वाला था। ठीक है, अब अपने अपने घर जाओ और कल से एक नई भावना के साथ जियो। अंजलि के विदाई के सलाम पर पांचों लोगों ने गहरा झुककर प्रणाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जाने के बाद जनरल राठौर ने अंजलि से कहा, अंजलि, मुझे तुम पर सच में गर्व है। यह सिर्फ शुरुआत है जनरल साहब, फिर भी यह एक अच्छी शुरुआत है। यही सच्चा मार्गदर्शन है। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। 6 महीने बाद तिहाड़ जेल में अंजलि सिंह के कार्यालय में एक विशेष पत्र पेटी थी। उस पर लिखा था, आशा की पेटी। वह पूरे भारत से आए पत्रों से भरी हुई थी। अंजलि मैडम, कृपया हमारी भी मदद करें। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन कैसे? कृपया हमारे क्षेत्र में भी इस तरह का कार्यक्रम बनाएं। हर दिन मदद के अनुरोध वाले पत्र आते रहे। अंजलि एक एक करके पत्र पढ़ती और उनका जवाब देती। टक टक, कार्यालय के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अंदर आ जाओ। अंजलि मैडम, यह एक जानी पहचानी आवाज थी। ब्रिजेश, अजय, सोनू और हरमन एक साथ अंदर आए। अरे, तुम सब आज यहां क्या कर रहे हो? एक अच्छी खबर है मैडम, ब्रिजेश ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा। सोनू ने अपना खाना पकाने का कोर्स पूरा कर लिया है। सच में? अंजलि ने खुशी से सोनू को देखा। जी मैडम, और मुझे एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां में नौकरी मिल गई है, सोनू ने गर्व से कहा। बधाई हो, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। यह सब आपकी वजह से है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू ने गहरा झुककर प्रणाम किया। एक और अच्छी खबर है मैडम, अजय ने कहा। मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेशन परीक्षा पास कर ली है। वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं कार्यालय की नौकरी के लिए आवेदन करने की कोशिश कर सकता हूं।
अजय भी उम्मीद से भरा हुआ था। तुम सबने सच में बहुत मेहनत की है, अंजलि ने गर्व से कहा। सिर्फ हम ही नहीं मैडम, जो नए सदस्य शामिल हुए हैं वे भी उत्साहित हैं, ब्रजेश ने रिपोर्ट किया। इस महीने सामाजिक कार्य के प्रतिभागियों की संख्या 30 से अधिक हो गई है। 30 लोग? हाँ, और दूसरे क्षेत्रों से भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हरमन ने कहा। सूरत से, कोलकाता से, चेन्नई से। वे भी इस तरह का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। अंजलि हैरान थी। उसने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी शुरुआत इतनी बड़ी हो सकती है। अविश्वसनीय। यह कोई छोटी बात नहीं है मैडम, यह एक बड़ी बात है जिसने हमारी जिंदगी बदल दी, ब्रजेश ने ईमानदारी से कहा। सही है, अगर अंजलि मैडम न होती तो हम अभी शायद। अजय अपने शब्द पूरे नहीं कर सका। वह इसकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। अब हम भी दूसरों की मदद कर सकते हैं, सोनू ने गर्व से कहा। पिछले हफ्ते मैंने नए सदस्यों को अपना अनुभव बताया और उसने बहुत गंभीरता से सुना। मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है, ये तुम सब पर बहुत गर्व है, अंजलि ने धन्यवाद देते हुए कहा। हम और भी ज्यादा आभारी हैं। उसी समय अंजलि का फोन बजा। जनरल राठौर का फोन था। नमस्ते जनरल साहब। अंजलि, क्या तुम टीवी देख रही हो? टीवी? क्या हुआ? जनरल साहब, अभी राष्ट्रीय टीवी पर तुम्हारी कहानी चल रही है। क्या? अंजलि ने जल्दी से अपने कार्यालय में टीवी चालू किया। सच में उनकी कहानी प्रसारित हो रही थी। एक जेल अधिकारी का अनोखा मार्गदर्शन तरीका अब पूरे देश में फैल रहा है। उद्घोषक के कथन के साथ अंजलि और स्वयंसेवकों की तस्वीरें दिखाई दी। वाह, हम टीवी पर हैं। स्वयंसेवक चकित थे। लगता है अब हम सच में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो जाएंगे, अंजलि ने चिंता और गर्व के मिश्रित भाव से कहा। अंजलि मैडम, इसका मतलब है कि हम और भी ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना? ब्रजेश ने उम्मीद से कहा। हाँ, यह सच में एक अच्छी बात है। उसी समय कार्यालय का दरवाजा फिर से खुला। इस बार जेल अधीक्षक अंदर आए। अंजलि मैडम, बहुत बढ़िया काम। सर, अभी कानून और न्याय मंत्रालय से फोन आया था। वे आपके मार्गदर्शन कार्यक्रम को भारत की सभी जेलों में विस्तारित करना चाहते हैं। अंजलि चौंक गई। पूरे भारत में? हाँ, यह एक असाधारण उपलब्धि है। बधाई हो। जेल अधीक्षक की बधाई ने कार्यालय का माहौल खुशनुमा बना दिया। धन्यवाद सर, लेकिन यह केवल मेरा काम नहीं है। अंजलि ने स्वयंसेवकों को देखा। यह सब उनकी मदद की वजह से है। सही है, यह हम सभी की उपलब्धि है। जेल अधीक्षक ने भी स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया। सरहद की सूरज ढलने लगा था। खिड़की से सूर्यास्त का नजारा सुंदर लग रहा था। दोस्तों, तुम सबने बहुत मेहनत की है, अंजलि ने कहा। हम और भी ज्यादा आभारी हैं। आपने हमें एक नया जीवन दिया है। जीवन कभी भी फिर से शुरू किया जा सकता है और तुमने यह साबित कर दिया है। अंजलि के शब्दों ने सभी को सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। चलो भविष्य में भी साथ मिलकर काम करते रहें। बेशक मैडम, स्वयंसेवकों ने उत्साह से जवाब दिया। उस रात अंजलि अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठी। पिताजी, आपके शब्द सही थे। सच्ची जीत दुश्मन को दोस्त बनाना है। अब मैं और भी ज्यादा लोगों के साथ उम्मीद पैदा करूंगी। उसके पिता की तस्वीर मुस्कुराती हुई लग रही थी। अंजलि सिंह चौहान के संकल्प के साथ एक नया कल आ रहा था। पूरे देश में उम्मीद की कहानियां खिल रही थीं। शुरुआत में यह स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन अब यह एक बड़ी गूंज बन गई है जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। अंजलि सिंह और उनके स्वयंसेवकों की कहानी आज, कल और हमेशा जारी रहेगी। सच्चा मार्गदर्शन सजा से नहीं, बल्कि उम्मीद से शुरू होता है, और वह उम्मीद एक व्यक्ति के छोटे से साहस से शुरू होती है जो बाद में दुनिया को बदलने वाली एक बड़ी ताकत बन जाती है। अंत तक सुनने वाले सभी का धन्यवाद।